अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। लास्ट टाइम मैंने बात की थी अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था मोल एंड एवोगैड्रो नंबर, और इस पे मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलरली एमडीकेट के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है कुछ एमसीक्यूज़ को टैकल करने में। तो ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ ये मेनली मैं फोकस कर रहा हूँ एमडीकेट के स्टूडेंट्स को। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद ये इस पोजीशन में होंगे कि वो हर किस्म के प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। और इस लेक्चर के लिए मुझे कुछ दोस्तों ने पर्टिकुलरली कहा है कि इसको कर लो, जिसमें से ताहिर सईद साहब जो कैडेट कॉलेज मेहमद में पढ़ाते हैं, और वकार सईद साहब जो कर्नल शेरखान साहब के कैडेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, कुछ और दोस्त। तो लिहाजा मैं उन ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अपने माइंड में रख के और स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को अपने माइंड में रख के इस लेक्चर को डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल, लिहाजा फोकस कर लें। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि मोल क्या है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो पार्टिकल की तादाद है वो एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर है, जिसका नाम है 6.022 10⁻23। अच्छा, अब ये जो नंबर है ये 12 ग्राम में मौजूद है। अब मैं कोई भी चीज़ ले लूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लूँ, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लूँ, सोडियम के एटम्स ले लूँ, अगर मैं इन तमाम चीज़ों का एवोगाड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल ले लूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने 1 मोल ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे साथ जो ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये हमारे साथ बराबर है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और मुझे ये पता है कि ये बराबर है 6.022 10⁻23 एटम्स। ये मेरे साथ 1 मोल है। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटमों की तादाद ये है। अब मैं किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के अगर मैं इतने पार्टिकल्स लूँगा, तो पार्टिकल से मेरा मुराद मॉलिक्यूल्स भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद फार्मूला यूनिट्स भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद आयन्स भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ 1 मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे साथ 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर से मेरा मुराद ये होगा कि 1 मोल ऑफ H2O। तो इससे मुराद सिंपल ये होगा कि मैं लिख लूँगा कि मेरे साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स है। मेरे साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स है 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के ले लूँ तो फिर अगर आप देख लें इनकी तादाद एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स है ये इसके बराबर है। लिहाजा मेरा यहाँ पे H2O ये 1 मोल की ही बराबर होगा। अच्छा, इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल उठता है कि व्हाट अबाउट 2 मोल्स ऑफ H2O। तो 2 मोल्स बहुत सिंपल, 1 मोल में हमने इतने पार्टिकल्स डालने हैं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल डालने हैं, तो 2 मोल्स में इन पार्टिकल्स, इन मॉलिक्यूल की तादाद डबल हो जाएगी, 3 में 3 गुना हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ H2O ये किसके बराबर होगा? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बराबर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10⁻23। मैं यहाँ पे लिख लूँगा H2O, और यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा मॉलिक्यूल्स। ये मेरे साथ अगर देख लें तो 2 मोल्स में अब ये डबल तादाद हो गया। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए इनके साथ 2 को मल्टीप्लाइड किया गया है, तो वी हैव 2 मोल्स। और अगर 3 मोल्स हो तो इस एवोगाड्रो नंबर को 3 दफ़ा पिक कर लो, इनकी तादाद काउंट कर लो, तो हम कहेंगे कि ये 3 मोल्स हैं। अब ये बात तो बहुत ज़बरदस्त है, आसान भी है,
लेकिन अब अगर आपको मैं कहीं पे कह दूं कि मुझे 1 मोल पानी दे दो, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, मैं आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दूंगा और आपके हवाले कर लूँगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने ज़्यादा पार्टिकल को लेना, इसको काउंट कर लेना, ये नामुमकिन है। ह्यूमन बीइंग जो है अगर इसको करना चाहे तो ये नामुमकिन है, अगर वो इसको मैनुअली करना चाहे। इवन के सुपर कंप्यूटर भी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब तो ये मसला हो गया, मोल की डेफिनेशन तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल पर्पस का अभी तक नहीं है। लेकिन अब हमें इसको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इसको कन्वर्ट करना है, कुछ करना है ऐसा। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं इसको मास के साथ कैसे कोरिलेट कर सकता हूँ, हाउ आई कैन कोरिलेट नंबर ऑफ पार्टिकल एंड मास विद वन अनदर, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, देन व्हाट आई विल डू। तो इसके लिए मैं आपको एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ, फिर इसके बाद आगे चले जाएंगे, डोंट वरी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि लेट्स सपोज एक कंस्ट्रक्शन जो है एक बंदा अपने घर में कर रहा है और कंस्ट्रक्शन के लिए उसको कील दरकार है और कील्स उसको बहुत ज़्यादा दरकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको 20,000 कील्स जो है वो दरकार है। अब वो दुकानदार के यहाँ आता है और उनको कहता है कि मुझे 20,000 कील दे दो। तो अगर वो 20,000 कील्स को काउंट करता चला जाएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम इस पे लग जाएगा। टाइम इज़ मनी, कोई टाइम ज़ाया करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एक अल्टरनेट रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगा। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ओहो, अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं 1 कील का मास मालूम कर लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मेरे साथ 1 कील का मास, लेट्स सपोज वो मेरे साथ है 5 ग्राम। तो सपोज वो जल्दी जल्दी जाता है और 1 कील का मास वो मालूम करता है। सपोज मास ऑफ नेल ये आपके साथ बराबर आ गया 5 ग्राम। अब ये 1 कील का मास हो गया, लेकिन उसने लेट्स सपोज 20,000 कील जो है वो आपको देने हैं। अब बात बहुत आसान हो गई। वो क्या कर लेगा, वो कहेगा कि अच्छा अगर 1 नील अगर मुझे अगर लेना है तो मुझे 5 ग्राम यानी लेना होगा वही नेल का। अब वो कहता है कि अच्छा अगर मेरे साथ 20,000 नेल्स है, लेट्स सपोज ये आपके साथ है 20,000 और आपके साथ ये नेल्स, तो फिर ये कितने बनेंगे, तो ये बनेगा आपके साथ 5 मल्टीप्लाइड बाई आपके साथ ये आ जाएगा और आपके साथ ये। अब फॉर एग्जांपल आपके साथ ये आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आपके साथ 5। अगर आप यहाँ पे देख ले, ओके, अब यहाँ पे देख ले, ये कहेगा कि मेरे साथ अगर ये ग्राम्स हो तो इसमें मेरे साथ 20,000 नेल्स मौजूद होंगे। तो अब मेरे ख्याल में बात बहुत आसान हो गई। वो जल्दी जल्दी तराजू में आपके साथ ये जो 1 लाख ग्राम है जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो इतना ग्राम्स जो कि आपके साथ 1 लाख ग्राम्स है वो नील उठाएगा और इनके कितने ग्राम्स ले लेगा, इनके 1 लाख ग्राम्स ले लेगा। तो वो डायरेक्टली कहेगा कि अब मैंने कितने नेल्स उस बंदे को हवाले कर लिएंगे, तो वो कहेंगे कि मैंने इसको 20,000 नेल्स दे दिए। तो अब अगर आप देख ले, उसने नंबर ऑफ नेल्स को इसको कोरिलेट कर लिया किसके साथ, मास के साथ। तो अब हम ऐसा ही कुछ एवोगैड्रो नंबर जो कि 1 मोल के लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कहीं पे 1 मोल कोई चीज़ लेना हो तो हम उसको मास के साथ कोरिलेट करके कैसे ले सकते हैं। तो असल में इस एनालॉजी का बुनियादी मकसद ये था। अच्छा, अब ये बात हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, इनके साथ इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कार्बन 12 का एक ही एटम, और हमें पता है कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कार्बन 12 का वो है आपके साथ 12 AMU। अच्छा, अब एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम
of carbon 12, it is equal to 12 AMU. ये आपके साथ है 12 AMU. अच्छा, अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि लेट सपोज मास ऑफ एन एटम ऑफ मैग्नीशियम, मैं इसका एक आइसोटोप्स ले लेता हूँ, तो लेट सपोज इट इज 24 AMU. अब दोनों मैंने एक एक एटम ही लिया हुआ है. अगर मैंने दोनों का एक एक एटम्स लिया हुआ है तो मैं इनका रेशो मालूम कर लेता हूं कि रेशो इसका क्या बनेगा. रेशो इसका बनेगा कि मैं मास ऑफ मैग्नीशियम को डिवाइड कर लेता हूं मास ऑफ कार्बन पे. तो लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूं कि मास ऑफ मैग्नीशियम और डिवाइडेड बाय mass of an atom of magnesium, mass of an atom of magnesium divided by mass of an atom of carbon 12. अब अगर यहाँ पे इस रेशो को हम देख लें तो ये मेरे साथ आ जाएगा कि 24 AMU डिवाइडेड बाय 12 AMU कैंसल आउट, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1. ये बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें देता है कि कार्बन 12 के एक एटम के मुकाबले में मैग्नीशियम का एटम 2 टाइम्स हेवी है. अब यहाँ से एक बात और भी बहुत क्लियर होनी चाहिए. लेट सपोज अब मैं मैग्नीशियम के 2 एटम्स लेता हूँ और मैं कार्बन की भी 2 एटम्स लेता हूँ. आई पिक सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो फिर भी ये रेशो सेम बनेगा. मसलन कैसे सेम बनेगा, ज़रा इस पे गौर कर लें. ये आ जाएगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ फॉर 2 एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मैं मैग्नीशियम की भी 2 एटम्स लेता हूँ और मैं कार्बन की भी 2 एटम्स लेता हूँ और ये देखता हूँ कि इनका रेशो क्या बनता है. तो अब यहाँ पे लिख ले रेशो फॉर 2 atoms, ratio for 2 atoms of each elements. तो लिहाजा अगर मैं मैग्नीशियम के 2 एटम्स ले लूँगा तो ये बनेगा मेरे साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई 24 AMU डिवाइडेड बाई, ये मैं लिख लूँगा 12 मल्टीप्लाइड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई AMU. लिहाजा अगर आप यहाँ पे देख ले तो AMU कैंसल आउट, 2 and 2 कैंसल आउट, अगेन मेरे साथ आ जाएगा 2:1. इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे अब यहाँ से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ कि जब भी मेरे साथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम के हो और इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन के हो तो इनका रेशो हमेशा के लिए 2 बनेगा. अब फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर लेता हूं कि अब मैं क्या कर लूं कि अगर मैं 1 मोल कार्बन ले लूं जिसका ऑलरेडी मुझे पता है कार्बन के 1 मोल का मास है 12 ग्राम. अब अगर मैं 12 ग्राम कार्बन ले लूं तो आखिरकार मैं मैग्नीशियम का फिर कितना मास ले लूं कि रेशो मेरे साथ सेम ही आए. तो नाउ लेट्स सी, अगर मुझे ये रेशो सेम रखना है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल रेशो मेरे साथ कितना है 2, मीन्स के कार्बन के मुकाबले में मैग्नीशियम का एटम 2 टाइम्स हेवी है. अब अगर मैं इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे 2 कर लूँ फिर भी रेशो सेम बनेगी. अगर मैं इसको 3 and 3 कर लूँ तो फिर भी ये रेशो सेम बनेगी. अगर इसको मैं 50-50 कर लूँ फिर भी ये रेशो सेम बनेगी. अच्छा, अब मैं ये बात इस तरह भी कह सकता हूँ कि मेरे साथ मैग्नीशियम का 1 एटम कार्बन 12 के 1 एटम का 2 गुना है. इट इज़ 2 टाइम्स. अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाऊं कि अब अगर मैं यहाँ पे इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ले लूँ, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे साथ है 12 ग्राम. तो मैं ऊपर भी
एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही लूँगा, तो अब मैं देखता हूँ कि मैग्नीशियम का मुझे कितना मास लेना होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देख लें, अगर मैं मैग्नीशियम का यहाँ पे यूनिट ले लूँ 24 ग्राम और ये मैं लिख लूँ 12 ग्राम, तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि रेशो ये दोबारा किसके बराबर आ जाएगी, ये दोबारा आ जाएगी 24 ग्राम्स। अब AMU से मैं ग्राम्स पे आ गया, बिकॉज मुझे ये पता है कि कार्बन का अगर मैं 12 ग्राम ले लूँ तो आई विल हैव 1 मोल। लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाई 12 ग्राम्स, ग्राम्स कैंसल, अगेन रेशो इज 2। और ये कॉमन सेंस भी तब निकलेगा कि ये है आपके साथ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, फिर 24 ग्राम्स के अंदर भी इक्वल नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होने चाहिए, तब ये रेशो 2 के बराबर आएगा। अब लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह 12 ग्राम में आपके साथ इतने नंबर ऑफ एटम्स है, तो अब चूंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनका रेशो हमेशा के लिए 2 के बराबर बनना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 2 एटम्स ले लिए, फिर भी रेशो सेम बन गई। अब मैंने कहा कि अच्छा, अगर मैं ये 12 ग्राम ले लूँ और मैं ये 24 ग्राम ले लूँ तो ग्राम एंड ग्राम कैंसल आउट। अब अगर आप देखें, ये मुझे अगेन भी सेम रेशो ही देगा, जो कि मुझे इस बात पे अब कंफर्म कर रहा है कि 12 ग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही आपके साथ 24 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर उसके एटम्स होंगे। अब सवाल यह है कि मैग्नीशियम का एटम, इसका मकसद यह है कि बारी है, हाँ बारी है। अब लिहाजा मैं अगर 12 ग्राम कार्बन लेता हूँ और मैं 24 ग्राम कार्बन लेता हूँ तो इनका रेशो सेम है, इसलिए इसका मास भी हमारे साथ क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही काम आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अदर एलिमेंट्स टू। तो आज से एक बात क्लियर हो गई कि अगर मैं किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के साथ लफ्ज़ लगाऊं ग्राम, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास इट विल बी इक्वल टू 1 मोल, बिकॉज 24 क्या है, इट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद ये है कि ये जो डिजिट बनता है, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एटॉमिक मास फॉर मैग्नीशियम का न्यूमेरिकल वैल्यू है 24। अगर मैं ये 24 के साथ ग्राम्स लगाऊं तो फिर भी ग्राम एंड ग्राम कैंसल आउट। तो चूंकि 12 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 6.022 10⁻23। अगर इसका और इसका रेशो सेम आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर भी आपके साथ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम मौजूद है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब इस बात को मैं थोड़ा सा मज़ीद भी आगे ले जाता हूँ। ये एग्जाम्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सोडियम, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर H2O, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर H2SO4। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे साथ H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो ये देख ले, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो मैं लिख लूँगा 2 AMU फॉर हाइड्रोजन, प्लस मेरे साथ सल्फर है तो सल्फर के मेरे साथ 32 AMU, और मैं लिख लेता हूँ कि दिस इज 64 AMU। अच्छा, अब ये बनता है आपके साथ 98 AMU। ये आपके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। अब मैं आपको कहता हूँ कि आखिरकार सल्फ्यूरिक एसिड का मैं कितना मास ले लूँ कि उसमें मॉलिक्यूल की तादाद कार्बन 12 के n के बराबर हो जाए, यानी 1 मोल के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पे देख ले, आई यूज़ द सेम एनालॉजी हेयर, यहाँ पे बोर्ड पे मसला तो नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे अगर आप देख ले, यहाँ पे सेम एनालॉजी, मैं रेशो को देख लेता हूँ। अगर आप देख ले रेशो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, तो लिहाजा मैं लिख लेता हूँ रेशो, और मेरे साथ बनेगा आपके साथ मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन
एटम ऑफ कार्बन 12। अब यहां पे अगर आप देख ले तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये है मेरे साथ 98 AMU डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख लेता हूं 12 AMU। दिस एंड दिस कैंसल आउट। अब अगर हम इसका रेशो ले ले, इसका डिविजन्स कर लेते हैं, ओके। ये है हमारे साथ 98 डिवाइडेड बाय 12, 8 पॉइंट समथिंग। अगर थोड़ी सी गलती हो तो आप इसको करेक्ट कर ले, 8.1। अब इसका मकसद ये है कि अगर मैं कार्बन का एक एटम ले लूं और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं इस पे एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइड कर लूं, तो इट मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड है ऊपर, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल कार्बन के मुकाबले में 8.1 टाइम्स भारी है। दैट्स एनफ। यानी अगर मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लेना होगा तो मुझे 12 को 8.1 के साथ मल्टीप्लाइड करना होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल भी 2 कर लूँ और कार्बन के एटम्स भी 2 कर लूँ, ताकि कोई बंदा ये ना कहे, बल्कि मैं सेम नंबर ऑफ एटम्स ही रख लेता हूँ, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ फॉर लेट्स सपोज फॉर 100 molecules of H2SO4 and 100 atoms of carbon 12, तो फिर इसके लिए ये रेशो सेम ही बनेगी। लिहाजा मैं ये लिख सकता हूं कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 98 AMU, ये था एक मॉलिक्यूल का मास। जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो ये 100 के मॉलिक्यूलों का मास बन जाएगा, और मैं इसको लिख लूँगा डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख लूँगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 AMU। अगर आप देख ले 100 कैंसल आउट, तो दोबारा भी आपके साथ रेशो बनेगा 8 दिस एंड दिस। अब यहाँ पे मैं एक और कंक्लूजन निकालता हूँ कि अगर मैं इस तरह कर लूँ कि मैं इस बात को थोड़ा सा मजीद आगे ले आता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा, अगर मैं कार्बन का 12 ग्राम ले लूँ, 12 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ कार्बन। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा, ये मेरे साथ आ गया 12 ग्राम कार्बन 12, और मैं लिख लेता हूँ कि अच्छा, ये है मेरे साथ 98 और मेरे साथ ग्राम ये H2SO4 के। अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये और ये दोबारा भी आपको रेशो देता है 8:1, जो इस बात का सबूत है कि 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद है तो 98 ग्राम के अंदर भी उतनी ही पार्टिकल मौजूद होंगी, बिकॉज दोनों का रेशो अभी भी मुझे सेम मिल रहा है। इट्स वेरी अमेजिंग रिजल्ट। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, जब मैं बात कर रहा था मैग्नीशियम का, तो जब मैंने मैग्नीशियम का 24 ग्राम ले लिया तो 24 ग्राम के अंदर उतनी ही पार्टिकल है जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर है। यहाँ पे 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर उतनी ही पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स है, जितने 12 ग्राम कार्बन के अंदर पार्टिकल्स है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स। अच्छा, अब लिहाजा आज से मैं फिर एक बात तो कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी एलिमेंट का ये जो एटॉमिक मास होता है, अगर आप यहाँ पे देख लें मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है मेरे साथ 24। अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 24 ग्राम्स लगाऊं तो फिर ये 24 ग्राम बेसिकली एक एटम का मास नहीं होगा, बल्कि ये आपके साथ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का ही मास होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से आ जाएं। लिहाजा नाउ हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल को मास के साथ को रिलेट करने की कोशिश की है। लिहाजा नाउ लेट्स सी, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ atomic mass
when numerical value of atomic mass of an atom is expressed in gram। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जिस तरह मैग्नीशियम है 24 इसका एटॉमिक मास है, लेकिन जब आप इसके साथ ग्राम लगाएं तो फिर ये एक एटम का मास नहीं होगा, इसलिए कि नीचे भी 12 ग्राम है और 12 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो इसके अंदर भी उतनी ही पार्टिकल होनी चाहिए। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड मोल, then it contains 6.022 10 raised to the power 23 atoms of the element, और हम इसको नाम देते हैं 1 मोल। 1 मोल अब ज़बरदस्त किस्म का एक आइडिया आ गया, और इस बात को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि लिहाजा यहां पे ज़रा कुछ चीज़ों पे गौर कर लें। लेट्स सपोज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो लेट्स सपोज ये है आपके साथ 22.9 AMU, ये आपके साथ एक एटम का मास है। लेकिन अब अगर आपको मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम मीन्स 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ सोडियम। अगर इतने एटम्स को आप तोल दें तो ये वैल्यू अब आपके साथ बनेगी 22.1 ग्राम्स। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास मीन्स कि आपके साथ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का जो मास बनता है, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास से मेरा मुराद है यानी मोलर मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ एवोगैड्रो number of particle, it is called molar mass। और मोलर मास की यूनिट आपके साथ है ग्राम्स पर मोल, दिस इज ग्राम्स पर मोल। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिचुएशन अब राइज हो गया। मसलन आप लोगों के सामने मैं अब कुछ और भी एग्जाम्पल लिख लेता हूँ और इसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ है 1 एटम ऑफ सल्फर हैज़ द मास ऑफ इतना, लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ 1 atom of sulfur, it is equal to 32.06 AMU। ये एक एटम का मास है। लेकिन अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 32.06, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ग्राम में लेके, यानी मैं इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राम, तो ये बात अब सुन लें, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। नाउ इट इज़ नॉट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, इट इज़ द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर। लिहाजा अब इसको मैं नाम दूंगा 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर, इट मीन्स 6.022 10 raised to the power 23 atoms of sulfur। अगर मैं 32 ग्राम ले लूँ तो बस आप डायरेक्टली समझ जाएं कि मैंने 1 मोल सल्फर को लिया है। तो लिहाजा आज से बहुत क्लियर कट सुन लें कि जब आप एटॉमिक मास की न्यूमेरिकल वैल्यू
ग्राम्स में जाहिर कर ले तो फिर इट विल बी नॉट द मास ऑफ अ सिंगल एटम, इट विल बी द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर 1 मोल। अब लिहाजा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल पे गौर कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का ये एक मॉलिक्यूल है। वाटर का एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल है 2 एटमों पर, यानी यह है हाइड्रोजन के एटम्स और एक है आपके साथ ऑक्सीजन का एटम्स। लिहाजा मैं ये लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, अगर आप यहाँ पे देख लें मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ बराबर है 18 AMU, बिकॉज ये आपके साथ है 2 AMU और ये है आपके साथ 16 AMU और ये आपके साथ बनता है 18 AMU। इट इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। लेकिन इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 18। अगर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 18 तो मैं जस्ट 18 के साथ लिखता हूँ 18 ग्राम। तो अब ये जो 18 ग्राम है ये मेरे साथ अब एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास नहीं है, बल्कि ये मेरे साथ 1 मोल है। इट इज़ 1 मोल। लिहाजा 1 मोल ऑफ H2O। अगर आपको मैं कहूँ आई नीड 1 मोल ऑफ H2O, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आप इनका मॉलिक्यूलर मास ले लें, मॉलिक्यूलर मास के साथ आप जस्ट ग्राम्स लगाएं, तो ये हमारे साथ होगा 1 मोल ऑफ H2O और ये बराबर होगा आपके साथ 6.022 10 raised to the power 23 molecules of water। It means कि अब हम लोगों ने मास को और मोल्स को आपस में कोरिलेट किया और 1 मोल हमेशा के लिए एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो एटमों का एटॉमिक मास है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ग्राम लगाएं, तो फिर ये एक एटम का मास नहीं होगा बल्कि ये 1 मोल का मास होगा। या मॉलिक्यूलर मास के साथ H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, इनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ 18 इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, इनके साथ आप ग्राम लगाएं तो फिर आपके साथ ये 1 मोल का ही मास होगा। आपको मैं कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो इनका जो मास होता है दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला मास या जस्ट फार्मूला मास। तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं कि NaCl, अगर आप जरा NaCl पे गौर कर ले, मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl से मुराद यह है कि आप मुझे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे, लेकिन मैंने पहले बताया इनको काउंट कर लेना और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसको अब इजीली मास के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम, आप कहेंगे कि अच्छा मेरे साथ फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, लिहाजा फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड ये मेरे साथ बराबर है 23 AMU, ये मेरे साथ बराबर है 35 AMU और ये मेरे साथ बन गया 58 AMU। अब ये आपके साथ एक फार्मूला यूनिट का मास है, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे 1 मोल चाहिए तो 1 मोल के लिए अब आपको मैंने सिंपल तरीके बता दिया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है एटॉमिक मास का, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है मॉलिक्यूलर मास का, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है फार्मूला मास का, इनके साथ जस्ट लगाएं ग्राम्स, तो देन इट विल बी द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ sodium chloride it is equal to 58 grams or 58 grams means 6.022 10 raised to the power 23 formula units of NaCl। तो मेरे ख्याल में कि अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि जब हम एटॉमिक एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मास, आपके साथ अगर कोई मॉलिक्यूल है उनके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, अगर आपके साथ कोई आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जस्ट ग्राम्स लगाएं तो देन इट विल बी द मास ऑफ 1 मोल। अगेन मैं कहता हूँ 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो लिहाजा ये बात बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ
कुछ रिलेशनशिप है जिसको अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन उन न्यूमेरिकल से ज़्यादा फिर मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग सीखेंगे, जो इंडिकेट के हवाले से हैं उसको आप फोकस कर लें। ओके, ये मैं रिमूव कर लेता हूँ। ओके, ओके, अब यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन तो मोल के यही है कि अगर हम लोग 12 ग्राम कार्बन में जो पार्टिकल की तादाद है, अगर उसके बराबर हम पार्टिकल लेते हैं तो हम इसको मोल कहते हैं। मतलब ये कि हम बेसिकली पार्टिकल को ही पैक कर रहे हैं। अब हम लोगों ने पार्टिकल और मास के दरमियान एक रिलेशनशिप पैदा कर लिया ताकि हम पार्टिकल और मास एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें। लिहाजा अब मैं कुछ रिलेशनशिप लिख लेता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स, n से मेरा मुराद है नंबर ऑफ मोल्स, लिहाजा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na से मेरा मुराद है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, लिहाजा एवोगैड्रो नंबर। अब लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद में आगे लेक्चर में लफ्ज़ लिखूंगा n, व्हेनेवर आई से n से मेरा मुराद होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और Na से मेरा मुराद होगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। और ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये n, ये बराबर होगा n मल्टीप्लाइड बाई दिस। n से मुराद है n मल्टीप्लाइड बाई Na, इस n से मुराद है नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट, आप इसको अमाउंट भी लिख सकते हैं या आप इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। और ये तो मेरे ख्याल में कि नॉन फिक्स्ड है एंड दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। ये रिलेशनशिप आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप पार्टिकल को मोल्स में कन्वर्ट कर सकेंगे और मोल्स को आप पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये तो एक पॉइंट है, लेकिन दूसरा एक फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि जिसके ज़रिए हम लोग मास मोल्स रिलेशनशिप यानी मास मोल, हम एक ऐसा फार्मूला चाहते हैं जिसमें मास और मोल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप कायम कर सकें। तो मैं लिखता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इट इज़ इक्वल टू mass of a substance और फिर इसके बाद मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और मोलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल इज कॉल्ड मोलर मास। जिस तरह H2O का है 18 ग्राम पर मोल और मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल, ये बात बहुत ज़रूरी है। सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम पर मोल। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले तो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और पॉइंट पर भी ज़रा गौर कर लें। ऑलरेडी हम लोग इस इक्वेशन को जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल n से मेरा मुराद है नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप एक और भी इक्वेशन लिख सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मैं लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू n, ये n बराबर आ जाएगा आपके साथ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और इसको मैं मल्टीप्लाइड कर लेता हूं एवोगैड्रो नंबर से। तो लिहाजा इसके ज़रिए हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मालूम कर सकते हैं। अब इन तीनों इक्वेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रॉब्लम्स के लिए, और प्रॉब्लम्स में
फर्स्ट ईयर की ही बुक की बजाय, बल्कि फर्स्ट ईयर के बुक से इसको ले लेता हूँ, बट इट इज़ नॉट सो हेल्पफुल, लेकिन फिर भी कोशिश कर लेते हैं ताकि आप इसको सीख लें। मसलन आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम्पल है, और एग्ज़ाम्पल में ये है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको दिया गया है कि ये है 0.5 मोल्स। इसमें आप लोग फार्मूला यूनिट्स मालूम कर ले या इसमें आप मास मालूम कर ले। यानी अगर आपके साथ 0.5 मोल्स हो तो इसमें आप ये बताएं कि मास कितना होगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी अगर मैं 0.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट लूँगा तो मुझे इसके लिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को कितना लेना होगा। सेकंड प्रॉब्लम साथ इसमें ये भी डाल देते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो ये भी आपने मालूम करना है। तो मेरे ख्याल में कि बेसिकली तो मोल का मकसद ही यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कितने मोल्स हैं, 0.5। तो हमारे साथ ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे आप कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि नंबर एक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मालूम करने के लिए आप लिखेंगे कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके साथ कितने हैं, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स है आपके साथ 0.5 मोल्स। और यहाँ पे आप देख ले Na इज नंबर ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो आप किसके पार्टिकल, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये आ जाएगा आपके साथ 6.022 और ये आपके साथ 10⁻⁻23। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपके साथ कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय पर मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोल एंड मोल कैंसल आउट, तो यह आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10⁻⁻23 पार्टिकल्स। ये आपके साथ आ जाएंगे किसके पार्टिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स। मैं सवाल पूछता हूँ कि मास कितना होगा, तो अब ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मास के लिए ये फार्मूला है। तो मास के लिए यू नीड 2 थिंग्स। तो मास के लिए यू नीड नंबर ऑफ मोल्स, जो ऑलरेडी आपको पता है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा एंड दिस इज मोलर मास। तो मोलर मास मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैं वहां पे इस प्रॉब्लम को ले जाता हूं। अगर आप यहां पे देख लें तो आप लोगों के साथ एक सिंपल पॉइंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो लिहाजा मैं लिख लेता हूं फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम है आपके साथ आई थिंक 40 AMU और ये है आपके साथ 12 AMU और ये है आपके साथ 48 AMU। इससे बनता है 100 AMU। ये आपके साथ इसका फार्मूला मास है। एंड व्हाट इज मोलर मास? मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास। और 1 मोल मास के लिए मैंने आपको इजीली कहा है कि जब आप इन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जब जस्ट आप ग्राम का लफ्ज़ लगाएं तो हम इसको नाम देंगे कि इट इज़ मोलर मास। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जस्ट लगाएं ग्राम और यहाँ पे आ जाएगा आपके साथ पर मोल, या आ गया आपके साथ मोलर मास। तो मास इन ग्राम किसके बराबर आ जाएगा? तो मास इन ग्राम या मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो फार्मूला है इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके साथ है 0.5
0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 0.5 मोल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट मोल मल्टीप्लाइड बाई, आप इसके लिए लिख सकते हैं मोलर मास, ये आपके साथ आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसल आउट, तो ये बनेगा आपके साथ 0.5 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर आंसर। तो ये तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली जो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं अब अपना लेक्चर मज़ीद ज़रा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि मैं जो काम करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली फॉर इंडिकेट स्टूडेंट्स, ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं और इस पे हम बात कर सकें। लेकिन अब मैं लेक्चर्स को बस डिफरेंट अंदाज में अब डील करना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंट अंदाज में डील करने से पहले मैं एक और चीज़ जो कि इंडिकेट के स्टूडेंट के लिए शायद बहुत हेल्पफुल हो उस पे बात कर लेता हूँ। मसलन आपके सामने मैं एक यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय केमिकल फार्मूला, इंफॉर्मेशन provided by chemical formula, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ज़रिए हम मेजर प्रॉब्लम्स हल करेंगे। ओके, मोल्स एंड केमिकल फार्मूला या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय केमिकल फार्मूला, तो लिहाजा केमिकल फार्मूला हमें दो किस्म के यानी बास अतर इसको कहते हैं डुअल इंफॉर्मेशन। मसलन आप लोगों को मैं कहता हूं कि मेरे साथ ये डुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डुअल इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है? लेट्स सपोज आपको मैं कहता हूं कि ये है मीथेन। किसी भी बंदे के सामने आप मीथेन का फार्मूला लिख लें तो वो जो ही इसको देखेगा तो वो कहेगा ओके इट इज़ मीथेन मॉलिक्यूल। अगर आप इसको एक सिंगल मॉलिक्यूल तस्वर कर लें तो बस फिर आप डायरेक्टली कहें कि इसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है। लिहाजा आपके साथ दो किस्म के इंफॉर्मेशन आ गए। एक साइड पे मैं लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, और दूसरी साइड पे मैं ले लेता हूँ मोलर इंफॉर्मेशन, मोलर इंफॉर्मेशन, कि ये हमें मोल्स इंफॉर्मेशन बल्कि मोल्स इंफॉर्मेशन मैं कह दूंगा, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन और मोल्स इंफॉर्मेशन या मोलर इंफॉर्मेशन, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये हमें दो किस्म के इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है डुअल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँगा एक मॉलिक्यूल तो मैं कहूँगा कि कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ 4 हाइड्रोजन एटम्स और मैं लिख दूंगा कि 1 कार्बन एटम। ये मेरे साथ कौन सा इंफॉर्मेशन है? ये है मेरे साथ मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन। लेकिन अब अगर मैं कहूँ मोलर इंफॉर्मेशन, मोलर इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको 1 मोल लिया हुआ है, 1 मोल अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो फिर अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कार्बन के 4 एटम्स, नो, अब मैं कहूँगा कि 4 मोल्स ऑफ कार्बन यानी 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम और मैं कहूँगा कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। लिहाजा मोलर इंफॉर्मेशन में अब मैं लिखूंगा कि 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बिकॉज यहाँ पे 4 है, और कार्बन के मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। अब ये दो चीज़ें आ गई, सेम फार्मूला है। अगर एक बंदा आपको कहे कि मेरे साथ मीथेन के 1 मॉलिक्यूल है तो आप डायरेक्टली कहे नो प्रॉब्लम, यू हैव 4 हाइड्रोजन एंड यू हैव 1 कार्बन। वो आपको कहता है कि मेरे साथ 1 मोल मीथेन है तो आप डायरेक्टली कहा करें कि 4 मोल्स इसमें हाइड्रोजन के एटम्स है
और 1 मोल इसमें कार्बन का एटम है। ये आपके कैलकुलेशन को काफ़ी आसान बना देगा। मसलन अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि लेट्स सपोज आई हैव ग्लूकोज C6H12O6, ये है आपके साथ ग्लूकोज, यानी ये है आपके साथ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि क्या ये आपको डुअल इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ। अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल तस्वर कर लूँ, तो एक मॉलिक्यूल के लिए जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन, तो मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन ये होंगी कि मैं कहूँगा कि इसमें 6 कार्बन एटम मौजूद है, 6 कार्बन एटम्स मौजूद है, और 12 इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे 6 आपके साथ क्या है, 6 आपके साथ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 6 जो है वो आपके साथ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल कि अगर आपसे मैं पूछूं कि मोलर इंफॉर्मेशन क्या होंगे, मोलर इंफॉर्मेशन, यानी अगर मैं इसको 1 मोल तस्वर कर लूँ, इफ आई टेक इट 1 मोल, तो 1 मोल से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। नाउ आई ट्रीटेड 1 मोल, मैंने लिखा है मोलर इंफॉर्मेशन, तो अब मैं ये 6 कार्बन के एटम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, और मैं ये कहूँगा कि 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैं लिखूँगा 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा आप लोगों के लिए कि 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। लिहाजा सेम फार्मूला, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको 2 किस्म के देते हैं, whether you are talking about molecule, whether you are talking about 1 mole of this thing। अब मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, तो एक न्यूमेरिकल हल कर लेते हैं, और इस न्यूमेरिकल पे अगर आप लोग फोकस कर ले तो हमारे काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। तो लेट्स सी एंड टेक इट, ये एक एग्जांपल बस हल कर लेते हैं फिर। ओके, लेट्स सी फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूं कि ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपके साथ 6.5 मोल्स ऑफ H2O मौजूद हैं, 6.5 मोल्स H2O। तो मैं कहता हूं कि इसमें फर्स्ट सवाल मैं पूछता हूं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन अभी कर लेता हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर पे मैं सारे न्यूमेरिकल करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें पहले और पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो आप इन लेक्चर में सीखेंगे इसको भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा अब यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर आप देख लें H2O का फॉर्मूला जब आप लिख लें H2O, तो ये आपको डुअल इंफॉर्मेशन देता है। इसकी मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन क्या है आपके साथ, इसके मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन है, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन जो आपको एक मॉलिक्यूल देता है, मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन। तो मॉलिक्यूल आपको ये देता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और आपके साथ ये है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये है मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन है आपके साथ मोलर इंफॉर्मेशन, मोलर इंफॉर्मेशन। मोलर इंफॉर्मेशन इसकी क्या है कि H2O का 1 मोल आपको ये बताता है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स है। यानी अगर मैं अब इसको 1 मोल ट्रीट कर लूँ, यानी when I
treat it as small, when I treat it as small, मोल आपको बताया कि फिर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूंगा। अब अगर आपको मैं कहूं कि ओके अगर ये H2O का 1 मोल हो तो फिर क्या होगा, तो फिर बाकी इंफॉर्मेशन सेम होंगे। आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां पे आप लिखते हैं जस्ट 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब आप 1 मोल की बात कर लें तो फिर आप लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन के कितने हैं, तो आप लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नॉट 3, सॉरी 1, थैंक यू, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जरा अपने क्वेश्चन पे गौर कर लें, 6 मोल्स ऑफ H2O है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, तो ये बहुत आसान है। कम हेयर फॉर H2O, इसको एक मोल तस्वर कर लो। मोल के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन, आपका इंटरेस्ट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम में है या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में है, तो आपका इंटरेस्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आप इसको एक मोल तस्वर कर ले। तो 1 मोल में आपके साथ हाइड्रोजन के 2 मोल्स मौजूद होंगे, यानी जब भी आप पानी का 1 मोल उठाएं, नॉट 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल एवोगैड्रो नंबर, तो उसमें 2 मोल्स हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम। लिहाजा मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके साथ कितने मोल्स हैं, 6.5 मोल्स ऑफ H2O बराबर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.5 मोल ऑफ H। That's the answer। और भी इस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन लेंथी शायद लेक्चर हो गया काफ़ी। अलबत्ता मैं सब स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि पहला लेक्चर और ये लेक्चर देख ले। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है तीसरा, इसमें मैं सारे के सारे इस किस्म के प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा कि वाटर के अगर इतने मोल्स हो तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, इसमें AMU कितने होंगे, AMU को हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स को हम AMU में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और साबिका कोशिश करेंगे कि NMDCAT के अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सवालात हो वो भी आप लोगों के लिए हल कर लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।